वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल WCI क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि इस क्लास में हम ओ लेवल के प्रथम मॉड्यूल IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स जो जनवरी 2026 की परीक्षा के लिए हैं, जिसका टेस्ट 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो इस टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर में, जिसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली जो आईसी चिप्स होती है वो आईसी चिप किस धातु से बनी होती है। तो कंप्यूटर में एक जो आईसी यूज की जाती है वह आईसी बनी होती है सिलिकॉन धातु की। तो आईसी का को किस धातु के माध्यम से बनाया जाता है? सिलिकॉन के माध्यम से। अगला, विंडोज में एक पावर सेविंग की अवस्था होती है। तो विंडो में पावर सेविंग की जो अवस्था होती है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्लीप। अगला क्वेश्चन है विंडोज 7 में मैथ इनपुट पैनल कहाँ होता है? तो विंडोज 7 में जो मैथ इनपुट पैनल होता है वह कहाँ पाया जाता है? जैसा कि विंडो एसेसरीज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट किया जाता है? तो किसी भी ग्राफिक को इमेज के रूप में अगर हम कंप्यूटर में इनपुट करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में एंटर करते हैं। और अगर ये स्कैनर के टाइप पूछा जाता है कि स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक जो स्कैनर होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, जिसे हम हाथ में पकड़कर यूज करते हैं। एक होता है ड्रम स्कैनर, और जो तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर। तो इस तरीके से जो स्कैनर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज 7 को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सी शॉर्ट की का यूज करते हैं? तो जैसे कि चाहे विंडोज 7 हो या विंडोज 10 हो, अगर हमें विंडो को शट डाउन करना है या सिस्टम को शट डाउन करना है तो इसके लिए शॉर्ट की का यूज करते हैं, वो होती है Alt प्लस F4। अगला क्वेश्चन है विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की होती है? तो जैसा कि अगर हमें स्टार्ट बटन को लॉन्च करना है या स्टार्ट बटन को रन करना है तो इसके लिए कीबोर्ड में एक जो की दी गई होती है जिसे हम विंडो की बोलते हैं, इसे हम प्रेस करते हैं, वो चाहे विंडोज 7 हो चाहे वो विंडोज 10 हो। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को कहा जाता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह जब कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो रहा होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं बूटिंग। बूटिंग के दौरान ही कंप्यूटर की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। और अगर यह पूछा जाता है कि एक जो बूटिंग होती है या बूटिंग कितने प्रकार की होती है, तो यह बूटिंग 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? जैसा कि एक होती है कोल्ड बूटिंग और जो दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं? तो जैसे कि अगर एक कोई कंप्यूटर स्विच ऑफ रखता है और उसे हम करते हैं स्विच ऑन करते हैं उसका, तब स्विच ऑन करने पर जो बूटिंग होती है वह कोल्ड बूटिंग होती है। और अगर एक कंप्यूटर पहले से चल रहा है, वर्क कर रहा है, किसी कारणवश हम उसे क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। तो जब हम वहां पे उसे रिस्टार्ट करते हैं तो वह कंप्यूटर खुद से ऑफ होता है और खुद से ही ऑन हो जाता है। तो उस रीस्टार्ट प्रोसेस में जो बूटिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कोबोल क्या है? तो जैसा कि कोबोल जो होती है यह एक भाषा होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज है। कोबोल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका पूरा नेम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है विंडो की अवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने वाले विकल्प हैं। तो कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने का मतलब क्या हो जाएगा? रीस्टार्ट करना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। अगला एसएमपीएस का पूरा नेम क्या होता है? तो जैसा कि एसएमपीएस का जो पूरा नेम होता है वो होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है? स्विच मोड पावर सप्लाई इसका पूरा नेम होता है एसएमपीएस का। विंडोज किस तरह के इंटरफेस पर आधारित है? तो जैसा कि एक जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस इंटरफेस पर आधारित है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस पर आधारित है या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? जीयूआई कहा जाता है। जबकि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित कौन होता है? जैसे कि एमएस डॉस। एमएस डॉस किस पर आधारित है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का एग्जाम्पल नहीं है? तो इनमें से यूटिलिटी प्रोग्राम कौन सा नहीं है? तो जैसा कि वायरस स्कैनर एक यूटिलिटी है, डिस्क क्लीनअप एक यूटिलिटी है, नोटपैड एक यूटिलिटी है, जबकि कैल्क यूटिलिटी नहीं है। कैल्क क्या है? तो ये लिब्रे ऑफिस का एक पैकेज है जिसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क करते हैं, जहां पर स्प्रेडशीट क्रिएट की जाती है या कैलकुलेशन से संबंधित काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपको ग्राफिक्स बनाने और निष्पास और उसे संपादित करने की अनुमति देता है, जो कि विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। वह कौन सा एप्लीकेशन होता है जहां पे आप कोई भी ग्राफिक क्रिएट करते हैं, उसे एडिट करते हैं और यह विंडोज 7 के साथ में उपलब्ध या एक तरीके से इनबिल्ट सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोग्राम का नाम होता है पेंट। विंडोज 7 में हमें क्या मिलता है? पेंट मिलता है, जिस पर हम ग्राफ क्रिएट करते हैं और उसे एडिट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंकों में कोड को रीड करने के लिए किस स्कैनर का प्रयोग किया जाता है? तो जैसा कि बैंकिंग सेक्टर में एक कोड जो यूज किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? MICR कोड कहते हैं। तो MICR को रीड करने के लिए किसका यूज करते हैं? MICR डिवाइस का ही यूज करते हैं। इस MICR का पूरा नेम क्या होता है? तो इसका पूरा नेम होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कई जगह ये आप रिकॉग्निशन भी लिखा हुआ मिलेगा। तो MICR का प्रयोग बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो जैसा कि बैंक चेक की जानकारी या डिपॉजिट स्लिप की जानकारी को पढ़ने के लिए किया जाता है। अगर पूछा जाता है कि MICR जो कोड होता है, जो एक चेक पर दिया गया होता है या बैंक चेक पर दिया होता है, वो कितने डिजिट का होता है? तो MICR कोड 9 डिजिट का होता है, 9 डिजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अगर हम विंडोज 7 में ऑटोमेटिक टास्क बार को हाइड करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक टास्क बार को हाइड करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? वो चाहे विंडोज 7 हो, चाहे वो विंडोज 10 हो। तो इसके लिए हम ऑटो हाइड द टास्क बार ऑप्शन को यूज करते हैं या उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है? तो जैसा कि फोर्ट्रान एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, पास्कल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, C++ एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन विंडोज लैंग्वेज नहीं है। विंडोज क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त अन्य सभी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है? तो इनमें से कौन सी अ, एक को छोड़ करके अन्य सभी इनपुट डिवाइस हैं, यानी कि एक इनमें से एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जैसा कि स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर यह भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा एंटर हो रहा है। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है। स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस है? तो यह एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है, जैसे कि कई सारे उपयोगी कमांड को आसानी से संपादित करना, कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना, यानी कि जो कंप्यूटर के अब जो बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर के यानी कि मौलिक स्तर से को कंट्रोल करना है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस द्वारा सेवा के लिए अनुरोध करना, या इनमें से कोई नहीं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है कि वह कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करे। अगला क्वेश्चन है, माउस की क्रिया है, इनमें से माउस की क्या क्या क्रिया है, यानी कि हम माउस के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं? तो माउस से हम सिंगल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक भी करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है, इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित करके रखती है? मतलब किस डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे अधिक होती है? फ्लॉपी डिस्क या CD या DVD? तो यहाँ पर इन तीनों में से कौन सी डिस्क की सबसे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी होती है? तो वो DVD की सबसे अधिक इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अगला, फोल्डर को भी कहा जाता है, फोल्डर को भी कहते हैं। तो फोल्डर को क्या कहते हैं? तो फोल्डर को हम डायरेक्टरी कहते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि हमारी फाइल किस डायरेक्टरी में है,
तो इसका मतलब किस फ़ोल्डर में है, फिर फ़ोल्डर के आगे सब फ़ोल्डर ऐसा हो सकता है। अगला लाइनक्स क्या है? लाइनक्स क्या है? तो जैसा कि लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या डीओएस है या यूनिक्स है, तो लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसे लाइनक्स को कब विकसित किया गया था? तो लाइनक्स के जो फाउंडर अगर पूछा जाता है, लाइनक्स के फाउंडर कौन है? तो ये फाउंडर हैं लाइनस टोरवाल्ड्स। टोरवाल्ड्स तथा इसे कब विकसित किया गया था? तो 1991 में विकसित किया गया था लाइनक्स में को। तथा ये किस प्रकार का एप्लीकेशन है? तो यह एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त की जाती है? जैसे कि अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक वर्क करना है, तो अन्य की के साथ में इनमें से किसका यूज करते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल कीज का। जैसे कि कोई भी शॉर्ट कीज होती है, कंट्रोल एस है, कंट्रोल पी है, प्रिंट के लिए कंट्रोल एस है, सेव है, कंट्रोल ओ है, ओपन के लिए। तो इस तरीके से कंट्रोल की का यूज किया जाता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे मैनेज करता है? तो जैसा कि एक जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो मेमोरी को भी मैनेज करता है। मेमोरी को मैनेज करने के लिए कौन सा प्रोग्राम होता है? मेमोरी मैनेजमेंट होता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट होता है। तो इस तरीके से इन सभी को मैनेज करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन है? यानी कंप्यूटर का जो कंट्रोलिंग भाग है वो कौन सा होता है? प्रिंटर होता है या कीबोर्ड होता है या वीडीयू होता है या सीपीयू होता है? तो कंप्यूटर का जो कंट्रोलिंग भाग होता है या नियंत्रण भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन अगर पूछा जाता है सीपीयू के कितने भाग होते हैं, तो एक जो सीपीयू होता है उसके 3 भाग होते हैं। या सीपीयू किससे मिलके बना होता है? तो हम जैसा कि अगर हम देखते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीयू, दूसरा होता है एएलयू और तीसरा होता है मैन मेमोरी। मैन मेमोरी। तो इन तीनों चीजों से मिल करके या जब ये तीनों चीज कनेक्ट होते हैं तो वो क्या बनता है? सीपीयू। तो इस तरीके से जब भी पूछा जाए कि सीपीयू के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। लेकिन अगर सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर में अंतर देखा जाए तो क्या होता है? तो सीयू एएलयू मैन मेमोरी से बनता है सीपीयू। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ सीयू प्लस एएलयू को रखा जाता है, तो इन दोनों से मिलके क्या बनता है? तो उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। यानी कि इसके माध्यम से हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकते हैं, सीपीयू के माध्यम से या प्रिंटर के माध्यम से या मॉनिटर के माध्यम से या माउस के माध्यम से। तो टेक्स्ट में मूव करने का मतलब यानी कि हम माउस के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं इंसर्शन पॉइंट को। अगला क्वेश्चन, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, एक जो कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो उसका क्या काम होता है? कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइस तक पहुंच को कंट्रोल करना या मेमोरी को मैनेज करना या इनमें से कोई नहीं, या मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करना। तो जैसा कि इससे पीछे भी क्वेश्चन हमने देखा, उस क्वेश्चन का थोड़ा अलग व्यू है या एक तरीके से पूछने का तरीका अलग है, बस क्वेश्चन सेम है और आंसर भी सेम है कि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका जो मुख्य कार्य होता है कि कंप्यूटर मौलिक स्तर पर कंप्यूटर के कार्यों को कंट्रोल करे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है? फाइल को कंप्रेस करने के लिए इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम है? तो जैसा कि विनजिप एक कंप्रेशन प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम फाइलों को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। और कंप्रेस करने का मतलब उस फाइल का वर्चुअल साइज कम करना। जैसे कि कोई एक फाइल है और इस फाइल का साइज, एक ये फाइल है, फाइल 1 है, जिसका जो हमारा साइज है वो 5 MB का है। तो जब हम इसे कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करके हम इसे क्या कर सकते हैं? 5 MB से कम कर सकते हैं। जैसे कि हमें 2 MB करना है, 1 MB करना है, इस तरीके से हम साइज कम कर लेते हैं। तो ये कैसा डेटा हो गया? कंप्रेस डेटा हो गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है, तो इनमें से कौन सा प्रिंटर होता है जिसकी सबसे हाई स्पीड होती है? तो सबसे हाई स्पीड का जो इनमें से प्रिंटर है वो कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर होता है। क्योंकि एक जो लेजर प्रिंटर होता है,
इस लेजर की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, तो इसके दो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। एक अगर हम स्मॉल या एक लो लेजर प्रिंटर लेते हैं जिसकी भी स्पीड हमें कितनी मिलती है, 10 से 100 पेज पर मिनट मिलती है। जबकि एक जो हाई लेजर प्रिंटर या एक बड़ा लेजर प्रिंटर होता है जिसकी स्पीड हमें 30 से लेकर के 300 पेज पर मिनट की स्पीड मिल जाती है। तो इस तरीके से हम अगर देखते हैं एक लेजर प्रिंटर की स्पीड की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम यूनिट क्या है 10 और मैक्सिमम कितना है 300। तो 10 से 300 पेज पर मिनट की स्पीड हमें मिल जाती है। वही अगर लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन पूछा जाता है कितने रिजोल्यूशन पे प्रिंटिंग करता है, तो इसका जो रिजोल्यूशन होता है प्रिंटिंग रिजोल्यूशन है वह होता है 72 dpi। 72 dpi पर ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो जैसा कि अगर पूछा जा रहा है कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि इस डेटा की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वह सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट है। और 8 बिट जो होते हैं ये 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। और 1 बाइट के बाद में क्या आ जाएगा, 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 KB होता है या किलोबाइट जिसे बोलते हैं। फिर 1024 KB मिल करके क्या बनाते हैं, तो 1024 KB बराबर 1 MB होता है। इसी तरीके से ये आगे यूनिट चलता रहेगा। अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने बाइट होते हैं 1 KB में। तो अगर हम देखते हैं बाइट ये यहाँ पे है और पूछा जा रहा है क्या, मेगाबाइट। मेगाबाइट ये यहाँ पे है, तो ऐसे में क्या है 1024 और 1024 दो बार आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम 1024 इंटू 1024 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 10,48,576। तो 1 मेगाबाइट में जो किलोबाइट की संख्या 1024 है, लेकिन बाइट की संख्या कितनी होती है, 10,48,576 होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सीआरटी मॉनिटर सबसे अधिक पतला मॉनिटर होता है, गलत है। यही है कि क्योंकि सीआरटी मॉनिटर जो होते हैं ये सबसे पहले अस्तित्व में आए थे और ये दिखने में सेम एक टीवी के आकार के होते हैं, तो इस वजह से अगर हम देखेंगे तो ये सबसे अ, मोटे होते हैं या सबसे भारी होते हैं। डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है, तो जैसा कि यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो गलत ये भी, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ना कि कोई कंप्यूटर होता है, तो यह भी गलत है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी होती है। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, तो इसमें असत्य कथन पूछा गया है। बट ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ से हम असत्य नहीं निकालेंगे, सत्य निकालेंगे। क्योंकि सीआरटी मॉनिटर सबसे अधिक पतला मॉनिटर होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरा भी ऑप्शन गलत है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी होती है, तो ये भी गलत है। जबकि कैश मेमोरी क्या होती है, मैन मेमोरी से भी अधिक स्पीड होती है। बार कोड रीडर एक इनपुट उपकरण है, यह बात सही बताई जा रही, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें हम यहाँ पे असत्य की जगह पे सत्य कर लेंगे। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फाइल के नाम के दो भाग होते हैं। एक जो फाइल नेम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, और वो जो दो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फोल्डर नेम होता है या एक्सटेंशन होता है या फाइल नेम होता है या बी और सी दोनों होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है बी एंड सी, बी और सी दोनों होते हैं। जैसे कि एक जो फाइल नेम होता है, अगर हम यहाँ पे एक फाइल का नेम देते हैं डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 1, और ये वर्ड MS वर्ड की फाइल है या लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल है, तो जब राइटर की फाइल होगी तो यहाँ पे लगा होगा .odt। तो ऐसे में अगर हम इसके देखते हैं दो पार्ट्स दिए होते हैं, ये जो डॉट लगा हुआ डॉट से पहले का डॉक्यूमेंट 1 ये क्या है, फाइल नेम है। यह एक फाइल नेम है, या इसे हम यूजर नेम भी बोल सकते हैं या यूजर नेम है। और ये क्या है, तो यह एक एक्सटेंशन है, यह एक्सटेंशन है फाइल का। तो इस तरीके से इसके दो भाग हैं, बी और सी। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है।
एक जो एप्लीकेशन विंडो होती है, किसी भी एप्लीकेशन की विंडो हो, उसमें टाइटल बार के नीचे क्या पाया जाता है, तो हमें यहाँ पर टाइटल बार के नीचे राइटर में क्या पाया जाता है, मेन्यू बार पाया जाता है। वो चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे तो वो इम्प्रेस हो। अगला, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने में प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर गेमिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस यूज की जाती है? जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है गेमिंग के लिए। अगला है F12 फंक्शन कीज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो F12 कीज का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो सेवेज है, लेकिन सेवेज ये किस में चलेगा? तो ये चलेगा MS वर्ड में, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में सेवेज का काम करेगा। लेकिन अगर हम राइटर में अगर देखेंगे तो राइटर में ये क्या काम करेगा, F12। तो राइटर में F12 काम करता है नंबरिंग एक्टिवेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है? यानी कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स की कैटेगरी में नहीं आ रहा है? तो जैसा कि ओपन ऑफिस क्या है, एक ओपन सोर्स है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स है, उबंटू एक ओपन सोर्स है, लेकिन विंडोज ओपन सोर्स नहीं है। ये कैसा है, ये प्रोपाइटरी है। तो ओपन सोर्स किसे कहते हैं? ओपन सोर्स एक ऐसा एप्लीकेशन होता है या एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि कोई भी वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, जो फ्री में अवेलेबल हो जाता है या जो हमें फ्री में अवेलेबल है, जिसे हम क्या कहेंगे, ओपन सोर्स। और जो लाइसेंस बेस्ड होते हैं, जो लाइसेंस आधारित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं प्रोपाइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोपाइटरी सॉफ्टवेयर ये होते हैं, इनका हमें लाइसेंस या पेमेंट करना होता है। अगला, विंडोज अपडेट के लिए कौन सा टूल उपयोग करते हैं? तो अगर हम विंडो को अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे या कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? तो इसके लिए हम विंडो को क्या रिस्टार्ट करेंगे? नहीं। विंडो को लॉग ऑफ करेंगे? वो भी नहीं। तो हम इसके लिए हम विंडो अपडेट ऑप्शन का यूज करते हैं विंडो को या विंडोज की फाइलों को अपडेट करने के लिए। अगला है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनमें से कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? उबंटू है या एमएस डॉस है या कमांड प्रॉम्प्ट है? तो उबंटू एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ये पूछ लिया जाए जैसा कि अगर कि उबंटू को कब विकसित किया गया था, तो इसे उबंटू को 2010 में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन निम्नलिखित में से उपस्थित होते हैं? तो जैसे कि कैलेंडर, वेदर, सीपीयू मीटर, इस तरीके की जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो हमें कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डेस्कटॉप गैजेट। गैजेट के अंतर्गत ये पाए जाते हैं जो हम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, उपकरण, वह कौन सा उपकरण होता है जो जनता के समझने के जैसे कंप्यूटरों द्वारा संसाधन करने लायक रूपों में परिवर्तित करते हैं? मतलब जनता का मतलब यहाँ पे लोगों, लोगों या यूजर बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम जनता की जगह पे क्या कर लेते हैं, यूजर कर लेते हैं, यूजर। तो वो कौन सी डिवाइस होती है जो यूजर के समझने के जैसे कंप्यूटरों द्वारा संसाधन करने के रूपों में परिवर्तित करते हैं? तो यहाँ पे जैसा कि इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या दोनों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो कौन सा सही होगा, ए एंड बी, यानी कि कंप्यूटर में क्या है, चीजों को समझने के लिए हम इनपुट डिवाइस भी करते हैं का यूज करते हैं तथा आउटपुट डिवाइस का भी यूज करते हैं। बस इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम अपने अकॉर्डिंग कंप्यूटर को कमांड देते हैं या डेटा एंटर कराते हैं और कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है और फिर वो हमें रिजल्ट जनरेट करके देता है। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, किस फीचर को ऑन या ऑफ करने वाली जैसे कि कैप्स लॉक, जैसे कि कीबोर्ड कीज को क्या कहा जाता है? तो कैप्स लॉक हो गया या इसी तरीके से और भी कीज पाई जाती हैं, तो इन कीज को क्या कहा जाता है? तो इन कीज को कहा जाता है स्पेशल कीज। कैप्स लॉक हो गया, टैब्स हो गया, शिफ्ट हो गया। अगला, स्टार्ट मेन्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? अगर हमें स्टार्ट मेन्यू को
ओपन करना है तो स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए हम कौन सी बटन या कौन सी की का यूज करते हैं, तो इसके लिए हम विंडो बटन का यूज करते हैं, क्योंकि विंडो बटन को ही क्या कहा जाता है, विंडो बटन को ही स्टार्ट बटन भी कहा जाता है। तो स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना या स्टार्ट मेन्यू को क्लोज करना हम कहाँ से करेंगे, स्टार्ट बटन से करेंगे या विंडो बटन से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार करते हैं, यानी कि अगर हम डेस्कटॉप से ही किसी भी फाइल को क्विकली तरीके से ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस फ़ोल्डर को, चाहे वो फ़ाइल हो या चाहे वो फ़ोल्डर हो, उस फ़ाइल या फ़ोल्डर हम क्या कर लेते हैं, उसका एक आइकॉन बना लेते हैं, जिस आइकॉन को कहते हैं शॉर्टकट आइकॉन। जैसे कि हमारी कोई फ़ाइल डी ड्राइव के अंदर और ओ लेवल के नाम से फ़ोल्डर है, उसके अंदर पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, और हम चाहते हैं इस फ़ाइल को हम डेस्कटॉप से ही एक्सेस कर सकें, ओपन कर सकें, तो हम उस फ़ाइल का डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेंगे। अगला है, लिब्रे ऑफिस में F5 का क्या कार्य होता है? तो अगर हम लिब्रे ऑफिस में F5 बटन दबाते हैं, तो F5 बटन से क्या होता है, तो वह साइड बार शो होता है। साइड बार शो और हाइड करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ F5 नहीं रहता है, यहाँ पर हम कर लेंगे कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5। साइड बार को शो या हाइड करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर हो या कैल्क हो या इम्प्रेस हो, इसमें कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस F5 यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस डॉस में फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो एमएस डॉस में फोल्डर को क्या कहा जाता है, तो फोल्डर को हम जैसा कि डायरेक्टरी कहते हैं। अगला एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल स्टोर करते हैं, तो फाइलें हम कहाँ स्टोर करते हैं, एक फोल्डर के अंदर फाइलें स्टोर करते हैं। तो यह क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम फाइलें भर रहे हैं या फाइलें स्टोर कर रहे हैं। तो जब भी पूछा जाए फोल्डर किसका कंटेनर होता है, फाइलों या सब फोल्डरों का कंटेनर होता है, जबकि फाइल क्या होती है, तो फाइल सूचना का संग्रह होती है, सूचना का कलेक्ट इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होती है। तो सूचना के संग्रह को फाइल कहते हैं, जबकि फाइलों के संग्रह को फोल्डर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए पर क्लिक करते हैं, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हम इसके लिए हेल्प तथा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वर्ड मदद यानी कि हेल्प, हेल्प के लिए हेल्प एंड सपोर्ट का यूज करते हैं ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर क्या है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक स्क्रीन सेवर होता है वह क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर की सुरक्षा में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन है, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट ना मिलने पर ब्लैंक स्क्रीन दिखाता है। या तीसरा ऑप्शन है, एक लंबा वर्टिकल बार होता है जो डेस्कटॉप को एक और प्रदर्शित होता है। या चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है। स्क्रीन सेवर एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऑटोमेटिक तरीके से रन होने लगता है जब कोई भी कंप्यूटर एक निश्चित समय तक क्या रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है, यानी कि उसे कोई इनपुट नहीं मिल रहा है। तो वह जो आपने यहाँ पे टाइम फिक्स किया है, जैसे कि अगर हमने 2 मिनट टाइम फिक्स कर दिया है और 2 मिनट तक कंप्यूटर को कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा, तो 2 मिनट के बाद जैसा भी हमने स्क्रीन सेवर सेट कर रखा है, ब्लैंक स्क्रीन लगा रखा है या कोई डेट एंड टाइम स्क्रीन पर रन करने का दे रखा है या कोई नेम दे रखा है, तो वो स्क्रीन पर ऑटोमेटिक रन होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 7 के एक्सेसरीज में कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो विंडो एक्सेसरीज में जैसा कि कौन सा ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है, तो स्निपिंग टूल भी अवेलेबल होता है, कैलकुलेटर भी अवेलेबल होता है, रन भी अवेलेबल होता है, लेकिन आईई यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं अवेलेबल होता है। क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर होता है। यह एक
वेब ब्राउजर है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर जानकारी को सर्च करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो एक जो विंडोज 7 होता है वह किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा? NTMS या BSD या EXT या उपरोक्त सभी? तो विंडोज 7 केवल NTFS इनमें से जो NTMS फाइल को सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वेयर MS DOS डेवलप? MS DOS को कब विकसित किया गया था? तो जैसा कि MS DOS को जो विकसित किया गया था वो 1981 में विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसे पैटरसन टिम पैटरसन के द्वारा विकसित किया गया था। लेकिन अगर पूछा जाता है MS DOS को लास्ट अंतिम बार कब अपडेट किया गया था, तो इसका जो लास्ट अपडेट आया था वो कब 1994 में आया था। और इस लास्ट अपडेटेड वर्जन का नेम क्या था? तो इसका नेम था वर्जन नेम MS DOS 6.22 6.22। MS DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह नॉन GUI पर कार्य करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला, जैसा कि नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि MS DOS को कब किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो टिम पैटरसन के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग अदर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म जिसे क्या कहा जाता है? तो उस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर पर जो अन्य सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हों या यूटिलिटी हों, उनको रन होने के लिए या उनको काम करने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से अन्य एप्लीकेशंस को चलाने के लिए जो प्लेटफॉर्म हम कंप्यूटर में रन होता है या यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को कब डेवलप किया गया था? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप किया गया था उसका नेम था विंडोज CE। तो इनमें से यह एक रियल टाइम आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, हाउ हार्ड ड्राइव स्पेस इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज रैम स्टोरेज? रैम स्टोरेज को अनुकूलित करने के लिए हार्ड ड्राइव इसका स्पेस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो हार्ड ड्राइव स्पेस का जो उपयोग किया जाता है वो वर्चुअल मेमोरी के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स? किस कंपनी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स को विकसित किया गया? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स ये किसका वर्जन है? तो यह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है जिसका पूरा नेम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स। और इस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया? एप्पल के द्वारा विकसित किया गया। तथा यह ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी डिवाइस पर रन होता है? तो ये रन होता है एप्पल लैपटॉप यह एप्पल लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पर रन होता है। यह केवल और केवल एप्पल के लैपटॉप तथा डेस्कटॉप पर रन होगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा विकसित किया गया था। कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। किस इंटरफेस पे काम करता है? तो ये GUI इंटरफेस पे काम करता है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, लाइनेक्स नहीं यहाँ पे यूनिक्स है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एक जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया था कैन थॉमसन एंड डेनिस रिची।
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैन थॉम्पसन एंड डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया था, जबकि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा विकसित किया गया था। कब? 1991 में विकसित किया गया था। और जैसा कि हमने देखा कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक ओपन सोर्स सिद्धांत पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस इंटरफेस पे काम करता है? तो यह GUI इंटरफेस पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, which feature is not provided by the operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इनमें से कौन सी सुविधा नहीं प्रदान की जाती है? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना, यूजर इंटरफेस देना, एरर को डिटेक्ट करना या नेटवर्किंग। तो जैसा कि यहाँ पर नेटवर्किंग की सुविधा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नहीं दी जाती है। अगला, which type of operating system has more than one job in man memory? इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य मेमोरी में एक से अधिक जॉब रहती हैं। तो जैसा कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होता है मुख्य मेमोरी में एक से अधिक जॉब रहती हैं। एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य मेमोरी में एक से अधिक जॉब्स रहती हैं। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज यूज मोर देन वन सीपीयू? वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक से अधिक सीपीयू पर कार्य कर सकता है? तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा समानांतर प्रसंस्करण का समर्थन करते हैं, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग का समर्थन करते हैं? तो पैरेलल जो प्रोसेसिंग का समर्थन करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, इन CUI which input device will you use to give command? CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कमांड इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं? तो CUI का पूरा नेम क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में अगर हम कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर को कमांड देना है, तो कमांड देने के लिए हम यूज करते हैं कीबोर्ड का। अगला है, विच पार्ट ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट CPU टाइम एंड मेमोरी टू प्रोग्राम? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा हिस्सा कार्यक्रमों के लिए CPU समय और मेमोरी आवंटित करता है? तो जैसा कि लाइनेक्स कर्नल जो होती है, वह CPU टाइम एंड मेमोरी को एलोकेट करता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 65 नंबर, the process of restarting a computer system is called warm booting. कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का प्रोसेस ही वार्म बूटिंग कहलाता है। तो वार्म बूटिंग कब होती है? जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन एस है। अगला क्वेश्चन, द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एंड्रॉइड INC के द्वारा विकसित किया गया था। अगला, इनिशियली यूनिक्स वाज डेवलप्ड। इनिशियली तरीके से अगर देखा जाए तो यूनिक्स को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो बेल लैब के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड? कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना, तो हम चाहे स्टार्ट करें चाहे रीस्टार्ट करेंगे, दोनों प्रोसेस में क्या होगा? कंप्यूटर बूट करता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो कौन सा कार्य नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का? मेमोरी को मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल को मैनेज करना, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग को मैनेज करना, प्रोसेसर मैनेजमेंट। लेकिन वायरस प्रोटेक्शन का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता है, क्योंकि वायरस प्रोटेक्शन का कार्य किसका होता है? एंटीवायरस का होता है। अगला, व्हाट शुड यू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम? अपने आपको अपने कंप्यूटर को किससे बचाना चाहिए? तो कंप्यूटर को हमें किससे बचाना चाहिए? वायरस से भी बचाना चाहिए, टाइम बॉम्ब से भी बचाना चाहिए, या वर्म वर्म से बचाना चाहिए? तो यहाँ पे वायरस हो या वर्म हो या टाइम बॉम्ब हो, तो ये जो टाइम बॉम्ब दिया गया है, ये एक प्रकार का
वायरस के कैटेगरी में ही आता है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि हमें इन सभी से बचाना चाहिए अपने कंप्यूटर को। तो जैसा कि इस टेस्ट के अंतर्गत 70 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, देख लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के की जो ऑफलाइन क्लासेस के जितने भी टेस्ट कराए जा रहे हैं, कंडक्ट कराए जा रहे हैं, वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।